नमस्कार। आज 22 मई है। हम एक बार फिर से 16वीं स्वास्थ्य पर चर्चा में आपके मध्य उपस्थित हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के द्वारा कोविड महामारी के काल में जो ये स्वास्थ्य परिचर्चाओं की श्रृंखला चल रही है, उसमें हर सप्ताह एक वरिष्ठ विद्वान विशेषज्ञ को हम बीच में लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पहली परिचर्चा मेदांता ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान जी के द्वारा प्रारंभ हुई थी और आज लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी, डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर आलोक हेमल जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारी टीम के प्रबंधक श्री संकल्प मिश्रा भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब को अनम्यूट करना संकल्प। आज की इस परिचर्चा में हम अपने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास पूज्य दद्दा जी की स्मृति में 2017 में स्थापित हुआ था, जिसके द्वारा अनेकानेक कार्यक्रम हर दिन किए जाते हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की बात हो। हमारे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आज की यह परिचर्चा डॉक्टर आलोक हेमल जी के साथ होगी। डॉक्टर आलोक हेमल जी का परिचय मैं आप सबको बताऊँगा। अभी हमारे पास 2-3 मिनट समय है। उसके पूर्व मैं न्यास के बारे में बताना चाहता हूँ। पंडित गणेश प्रसाद जी बुंदेलखंड के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए लगाया, चाहे वो कुष्ठ रोगियों की सेवा हो, चाहे वह गरीब मरीजों को इलाज कराने जाना हो, उनकी खेती के संसाधन बढ़ाने के लिए उनको आर्थिक ज़रूरतें हों, स्त्री शिक्षा, कन्याओं को पढ़ाना, ये उनकी विशेषता रही है। इसीलिए उनकी बातों से प्रेरित होके हमारी माता श्रीमती शांति मिश्रा जी ने इस न्यास की स्थापना की थी। इसकी सचिव श्रीमती आशा रावत जी हैं, ट्रस्टी श्रीमती रेखा अवस्थी, मालती मिश्रा, रचना मिश्रा, प्रमिला और मैं स्वयं इसका अध्यक्ष हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि डॉक्टर आलोक हेमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो हमारे साथ पूरे समय रहेंगे। मेरी आप सबसे विनती है कि जो दी गई लिंक है, उस पे काम करते रहें और यह चर्चा हमारी निरंतर जारी रहेगी। आज का हमने जो विषय सोचा था, कोरोना की तीसरी लहर। दूसरी लहर से हम अभी निजात नहीं पा पाए हैं और हमारे मन में भ्रांति और भ्रम दोनों हैं कि हम तीसरी लहर में आएँगे तो क्या होगा? इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि तीसरी लहर की भ्रामकता में ना जाएँ, क्योंकि ईश्वर की रची हुई रचना और विधान है। एक हमारे पिताजी एक चौपाई कहते थे कि जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इसलिए हम सभी अपने दर्शकों को भी कहना चाहते हैं कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक इनमें जानकारियाँ बहुत मिलती हैं। लेकिन कई बार जानकारी सत्य है या असत्य है, हम पूर्ण सत्य ना मान बैठे। इसलिए हमें उसके बारे में क्रॉस चेक ज़रूर कर लें, बुद्धि विवेक का विचार करते हुए हम उपयोग करें। आज डॉक्टर आलोक हेमल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो सरल, सहज, हँसमुख और मृदुभाषी हैं। इतने मृदुभाषी हैं कि मैंने उनको हमेशा हँसते हुए देखा। मैं आपको बता दूँ, अभी उनकी माताजी बीमार हैं और घर में वो ड्यूटी भी बराबर करते हैं। डॉक्टर आलोक हेमल जी प्रोफ़ेसर हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। उनकी माताजी इस समय अस्वस्थ हैं। उसके बावजूद भी वो पूरे समय हमारे संपर्क में हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का कनेक्शन टूट रहा है, थोड़ा संकल्प ध्यान रखना। आज
आज हमारी इस परिचर्चा में मैं बच्चों के कैंसर, हेलो मैम, ये आवाज तो आई। अंकल बहुत आवाज आ रही मेरे को भरभराहट की। उनसे बोल देना लीव ना कर दें धोखे से। हमारी आवाज तो आई नहीं आ रही। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। नमस्ते डॉक्टर साहब। आज आप समय पे आए, बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा यह 16वीं परिचर्चा हो रही है। ये बीच बीच में आवाज आती है आपके यहाँ से कुछ? नहीं, अब नहीं आएगी सर। अभी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ फैन बंद करना होगा शायद। यस, हो गया जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर आलोक हेमल जी अभी अभी पदोन्नत होकर के डायरेक्टर हो गए हैं। विभागाध्यक्ष तो थे ही। मैं अपने बुंदेलखंड वासियों की तरफ से बुंदेलखंड गौरव होने के नाते उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज डॉक्टर साहब मुझे कहते हुए अत्यंत गौरव हो रहा है कि आप ऐसे गुरु के पुत्र हैं जिन्होंने मुझे स्वयं पढ़ाया है। स्वर्गीय प्रोफेसर हरगोविंद हेमल जी हमारे बीएड कॉलेज में प्राध्यापक होते थे। आपने उनके साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों में रह के पढ़ाई की और दोनों भाई डॉक्टर हुए। एक छोटा भाई इंजीनियर है, बड़े भाई तो आप दुनिया में रोबोटिक सर्जन हैं। पहले रोबोटिक सर्जन है भारत के श्रीमान अशोक हेमल जी, और वर्तमान में यूएसए में नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं। आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब हमें उन सब बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में मन में भ्रम फैला हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि टीवी और समाचार पत्र माध्यमों से कि ऐसी कोई भयानक संकट तकलीफ आने वाली है कि तीसरी लहर आएगी तो क्या होगा, दूसरी लहर में ही हम परेशान हो गए हैं तो तीसरे में क्या होगा, बच्चे लोग घरों में बंद हैं तो क्या होगा। ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ आज के विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक हेमल जी देंगे। डॉक्टर आलोक हेमल जी कैंसर व HIV के विशेषज्ञ हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि HIV इसी प्रकार की एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। नई नई दवाई आई हैं, टीका आया है और आज HIV साध्य रोग हो गया है। अनेक लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी ही। डॉक्टर आलोक हेमल जी हमारे साथ आए हैं। दर्शकों को बता दूं कि हमारे पास 1-2 मिनट समय है। हम ठीक 7 बजे चर्चा शुरू करेंगे और आप आज हमें नई नई चीजें जो चल रही हैं उनके बारे में विशेष रूप से बताएंगे। और लोगों के मन में डर है, नई नई दवाई आई हैं, पहले रेमडेसिविर के पीछे घूम रहे थे, फिर उसके बाद दूसरी चीजों के लिए घूमे। अब एक DRDO का पाउडर है। मेरे को जो आज प्रश्न आए हैं, अभी तक हमारे पास 247 प्रश्न आ चुके हैं। कई लोगों ने यही पूछा है कि वो पाउडर कहाँ से मिलेगा। मैंने कहा भैया पाउडर के बारे में मैं क्या बताऊंगा, ये तो भारत ने खोज की है। इसके बारे में तो डॉक्टर आलोक हेमल जी और उनकी टीम ही बताएगी कि कैसे होगा ये। तो अपने सभी दर्शकों से मैं बताना चाहता हूं कि अपने राइट मैसेज बॉक्स में अपना प्रश्न लिख के भेजें। जो लोग अभी तक चर्चा में नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जुड़ें। पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से लोग जुड़े हैं जहां तक न्यास का संपर्क है। प्रयागराज से लोग जुड़े हैं, दिल्ली से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अनेक पत्रकार साथी हमारे जुड़े हैं जो इस पूरी परिचर्चा को विशेष कवरेज के द्वारा चलाते हैं और अगले दिन इसको अपने समाचार पत्रों में स्थान देते हैं। श्रीमान चंद्र प्रकाश शिवहरे जी हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, प्रवीण गुप्ता जी, अंकुर यादव, राजेश अग्नोत्री, विनय चौरसिया, अनूप तिवारी, जय सिंह जी, श्रीमान सुरेंद्र अग्रवाल, हरि अग्रवाल जी, संजय साय जी सतना से, अवधेश शुक्ला जी,
मनोज सोनी जी, नीरज सोनी जी, रमाकांत पांडे जी, यूपी वार्ता बहुत बड़ा अखबार है जिसके 50,000 पाठक होते हैं। ये सब आपकी बातें सीधे-सीधे लोगों को प्रकाशित करते हैं डॉक्टर साहब। मैं ऐसे सभी संपादक गणों, अपने नागरिकों, सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की इस परिचर्चा में वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे राइट बॉक्स में अनेक लोग अपने सवाल भी लिखते जा रहे हैं। श्रीमान दीपन वर्मा, राकेश वर्मा, हमारे संजीव जी बिहार से जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी सवाल पूछे हैं। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर आलोक हेमल जी हमारे बीच में परिचर्चा को प्रारंभ करें। डॉक्टर साहब। मिश्रा जी धन्यवाद परिचय देने के लिए, और आपने बहुत बड़ा परिचय दे दिया है, उतना मैं काबिल नहीं हूँ, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिश्रा जी का ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं बुंदेलखंड का छतरपुर का निवासी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मिश्रा जी का छतरपुर, धौर्रा, महोबा, सतना में बहुत कार्य करते हैं हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेलकूद हो, हर स्तर पे बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ही सहयोग करते हैं सभी का। उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मिश्रा जी ने मेरे को मौका दिया बोलने का ट्रस्ट के माध्यम से, सभी के लिए मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अपनी परिचर्चा स्टार्ट करता हूँ। कोविड-19 ये फर्स्ट चाइना के वुहान शहर से 2019 में शुरू हुआ, इसलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2 के कारण होता है, और ये अब पूरे पैंडेमिक हो चुका है। पैंडेमिक मीन्स ये इंटरनेशनल सब जगह फैल चुका है, 200 से ज्यादा देशों में ये फैल चुका है। सबसे पहले पैंडेमिक हुआ था कॉलरा, उसके बाद स्मॉल पॉक्स, फिर प्लेग, एंड 2021 में आपने इन्फ्लुएंजा सुना होगा। 2003-4 में इन्फ्लुएंजा फैला था, फिर उसके बाद 2019 में कोविड-19 आया है। इन्फ्लुएंजा भी धीरे धीरे 6-7 तक चला गया, अब बहुत कम केसेस मिलते हैं, ना के बराबर, बहुत ही कम। इसी तरह कोविड-19 भी अभी 2019 में आया। कोविड-19 का इतिहास देखें तो इसकी फर्स्ट स्पीशीज वो 1965 में मनुष्य को इन्फेक्ट किया। उसके बाद ये 7वीं स्पीशीज है जो कोविड-19 के रूप में आए, और इसकी जब फर्स्ट लहर आई तो बच्चों में लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, मतलब सूंघना चला गया, वो सूंघने की शक्ति कम हो गई, और जो खाने पीने में टेस्ट आता था वो नहीं आता था। तो इस तरीके से फर्स्ट लहर में। दूसरी लहर जो 221 में आई, उसमें बच्चों में मेनली फीवर, बुखार और खांसी के तरह के से वो प्रॉब्लम उनने दिखाई, और उसका बेसिकली बिल्कुल माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केस, बहुत ही कम माइल्ड टाइप का केस रहा, या एसिम्प्टोमेटिक रहे बच्चे और ठीक होते गए। अब जैसे पेपर पढ़ते हैं डॉक्टर मिश्रा जी, तो उसमें लिखा रहता है कोरोना की तीसरी लहर। अब इसका मैं ये कहूँगा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लोग कहते तीसरी लहर आएगी, बच्चों में बहुत होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे फर्स्ट लहर में थोड़े बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे और माइल्ड सिम्टम्स हुए थे और ठीक हो गए थे, दूसरी लहर में भी ऐसे ही माइल्ड सिम्टम्स हुए, बच्चे ठीक हो गए। और तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी ये बिल्कुल प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है तीसरी चौथी आए, नहीं भी आए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से, वेरी प्रीमेच्योर टू से, मतलब हम कह नहीं सकते क्या होगा। बट इसके लिए हमें सावधानियां बरतना चाहिए, सब प्रिकॉशन लेना चाहिए और सावधानियां बरतना चाहिए। इसके कारण हम इन चीजों से बच सकते हैं। और फैलने की बात हुई, ये ओरल ड्रॉपलेट, नेजल ड्रॉपलेट और एरोसॉल, इसके द्वारा फैलता है। कंजक्टिवा, आँख के द्वारा भी फैल सकता है, वहाँ अगर इन्फेक्शन गया तो उसके द्वारा भी, म्यूकोसा के द्वारा भी फैल सकता है।
और डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर किसी सरफेस में डायरेक्ट टच कर लिया, इसका साइज 5 माइक्रोन होता है, तो अगर किसी सरफेस को आपने डायरेक्ट टच कर लिया, अगर वहाँ वायरस इन्फेक्टेड है तो वो आपको टच करके इन्फेक्ट कर, फिर आपने हाथ अपने मुंह में लगा लिया, नाक में लगा लिया, आंख में लगा लिया, उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से अदर ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता है। माँ बच्चे को फीड करा सकती है, अगर माँ इन्फेक्टेड है तो मास्क लगा के बच्चों को फीडिंग करा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब डिलीवरी के द्वारा प्रेगनेंसी में मदर से जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। एज फार एज पैथोजेनेसिस इज कंसर्न, ये कैसे फैलता है, ये रेस्पिरेटरी म्यूकोशिया होती है, उसमें डायरेक्ट जाके अटैक करता है ड्रॉपलेट के द्वारा, रेस्पिरेटरी या ओरोफेरेंजियल, नेजोफेरेंजियल, इसके द्वारा गया और रेस्पिरेटरी म्यूकोशिया वहाँ पे ACE2 रिसेप्टर होते हैं, उससे कांटेक्ट में आता है और उससे अटैच होके और डायरेक्ट लंग को इन्फेक्ट कर देता है। लंग से फिर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा डिफरेंट ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन, इंटेस्टाइन, किडनी और डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाता है, तो इस तरीके से फैलता है। और हाई रिस्क ग्रुप, जिसको बच्चों को इम्यूनो कम्प्रोमाइज बच्चा है, जैसे HIV और कैंसर वाले बच्चे, दूसरा जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, क्रॉनिक लंग डिसीज है या क्रॉनिक कार्डियक डिसीज है, दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन, मतलब उनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम इसके बाद आपको टाइप बताएं, 3 तरीके के हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कोविड इन्फेक्शन। माइल्ड में क्या होता है, फीवर होगा, बुखार होगा, खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, इसके बाद वीकनेस आ सकती है या यू कैन से माइल्डिया, इसके बाद लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, जो मैंने बताया कि फर्स्ट लहर में बच्चों में जैसे चीज़ें चखने में या सूंघने में दिक्कत हुई, और इसके बाद डायरिया भी हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स अगर माइल्ड है तो ये सिम्टम्स होंगे, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन होता है, मतलब इंक्यूबेशन मीन इन्फेक्शन होने के बाद 2 से 14 दिन के बीच आपको सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद इनको जैसे अगर माइल्ड कोविड है तो हम होम आइसोलेशन के लिए बोलते हैं, घर में रखना है एक जगह, एक कमरे में जो वेल वेंटिलेटेड, मतलब अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, सब साफ सफाई रखना चाहिए, सब डिस्पोजेबल आइटम यूज करना चाहिए, और इस तरीके से मास्क यूज करना चाहिए, तो इस तरीके से बचा जा सकता है। सो होम आइसोलेशन, अगर बुखार है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर बुखार है तो बुखार की दवा देते हैं, और कफ है तो हॉट सलाइन गर्गल बोलते हैं, और अदर सिम्टम्स जैसे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, खूब एडिक्वेट फ्लूइड देते हैं, हाइड्रेशन सब कुछ मेंटेन रखते हैं, तो जनरल केयर करना है बच्चे की। अगर दूसरा आता है माइल्ड के बाद मॉडरेट, इसमें फर्स्ट माइल्ड में जो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखते हैं उसका सैचुरेशन 94 से ऊपर होना चाहिए, और अब आता है मॉडरेट, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बच्चे का 90 से 94 के बीच जाता है, और प्लस रेस्पिरेटरी रेट, मतलब सांस लेने की जो वो होती है, सांस पर मिनट कितनी लेते हैं, अगर 2 महीने से छोटा बच्चा है तो 60 पर मिनट से ज़्यादा, अगर 2 महीने से 1 साल का बच्चा है तो 50 पर मिनट से ज़्यादा, और अगर 1 साल से 5 साल के बीच का है तो 40 मिनट से ज़्यादा, और अगर मोर देन 5 ईयर्स 5 साल से ज़्यादा है तो 30 पर मिनट से ज़्यादा अगर रेस्पिरेटरी रेट है, और SpO2 90 to 94 के बीच आता है, तो वी विल पुट इन मॉडरेट कैटेगरी। तो ऐसे बच्चों को
जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तैयार हो जाना चाहिए कि हॉस्पिटलाइज करना है बच्चे को। वहाँ सब कुछ जैसे फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद फीवर का केयर करना, ऑक्सीजन देना। हमारा एम होता है ऑक्सीजन का लेवल 94 से ज़्यादा रखते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ स्टार्टिंग स्टेरॉइड। स्टेरॉइड स्टार्ट कर देना चाहिए, और ये कितनी डोज क्या करना चाहिए ये सब डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन है या जो कोविड का आपका इंचार्ज है वो डिसाइड करेगा स्टेरॉइड का। और रेमडेसिविर, मॉडरेट में रेमडेसिविर स्टार्ट करना चाहिए। ऑल्दो इसके जो उपयोग किया गया है बहुत ही लिमिटेड यूज है अभी तक, क्योंकि बच्चों में बहुत कम पाया गया है। तो रेमडेसिविर, स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक्स, इफ देयर इज ए इंडिकेशन ऑफ यू आर सस्पेक्टिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट करते हैं तो एंटीबायोटिक्स डाल देना चाहिए। इस तरीके से मॉडरेट बच्चों की हम केयर करते हैं। तीसरा आता है सीवियर कोविड इन्फेक्शन, जिसमें ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा 90 के नीचे चला जाता है। तो और प्लस आपको ग्रंटिंग, मतलब आवाज आने लगेगी बच्चे की गले से, ग्रंटिंग। और दूसरा चेस्ट रिट्रैक्शन, यहाँ गड्ढे पड़ने लगेंगे बीच बीच में, तो उसको इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिसेशन बोलते हैं। इसके अलावा लिथार्जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक डल हो जाएगा बच्चा। सीजर्स भी दौरे भी आ सकते हैं। डायरिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, उल्टी भी आ सकती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं सीवियर। तो इसमें आपको हो सकता है सीवियर निमोनिया हो, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो, MODS मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम हो, या एक्टिव थ्रोम्बोसिस, ये सब चारों चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे बच्चों की बहुत PICU में सघन चिकित्सा केयर करना पड़ती है। उसके लिए आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगी, ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर रखना पड़ेगा। इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा स्टेरॉइड आपकी डोज डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या देना है, डेक्सामेथासोन या मिथाइलप्रेडनिसोलोन, ये सब डॉक्टर के ऊपर आप छोड़ दीजिए। और रेमडेसिविर भी यूज करना मैं पहले बता चुका हूँ, ऑल्दो लिमिटेड यूज है बट करना है। और इसके चौथी ड्रग है एनोक्सापेरिन, ये एंटीकोगुलेंट है, बाद में माइक्रोथ्रोम्बाई वगैरह बन जाते हैं, तो इसको भी यूज करना जरूरी है। और अगर सीवियर हो गया तो 3-4 वीक्स के लिए हम देते हैं। और इस अब आप प्रॉपर केयर करना है बच्चे की और अस्पताल में रखते हैं। इसके बाद आता है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये अगर ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज होते हैं, एग्जैगरेटेड, मतलब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, मतलब बहुत आदमी की, मतलब बच्चे की जान को खतरा रहता है। इसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। अगर फीवर 3 दिन से ज़्यादा रहा, प्लस हाइपोटेंशन या शॉक में जाता है बच्चा, और कोगुलोपैथी होती है, कुछ मैं टर्म मेडिकल यूज कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसके अलावा वो RT-PCR उसका पॉजिटिव आता है, टेस्ट जो करते हैं, और इन्फ्लेमेशन होता है, बट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एब्सेंट रहता है, लाइक बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया और स्टेफिलोकोकस एब्सेंट होता है। तो इट इज कॉल्ड एज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसमें आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर लाइक ESR, CRP, प्रोकैल्सिटोनिन, PT, APTT, D-डाइमर, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इसके अलावा LDH, CD25, ये सब फाइब्रोजिन, ये सब लेवल देखना पड़ते हैं, और ये सब बढ़ा होता है। तो इसके लिए आपको फिर हम इस कंडीशन में बच्चों में स्टेरॉइड देते हैं और IVIG का उपयोग करते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन।
अगर ये कंट्रोल में नहीं आता है तो हम मिथाइलप्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड की डोज बढ़ा सकते हैं और IVIG रिपीट दोबारा दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, एनॉक्सापेरिन और इसके अलावा एस्पिरिन भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। और इसके अलावा आजकल आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये टीवी में बहुत आ रहा है और डॉक्टर मिश्रा जी के पास सवाल भी आए हुए हैं। तो ब्लैक फंगस ये म्यूकरमाइकोसिस के कारण होता है और वाइट फंगस ये पेनिलुमा फ्यूसिफॉर्मिस उसके कारण होता है। और ये गंदी सरफेस पे और गंदी सतह पे, गंदे जगह पे ये सब होता है। बट इन बच्चों में क्यों हो जाता है? ऑल्दो मैं अभी मिश्रा जी बताऊंगा कि अभी तक बच्चों में केसेस नहीं आए हैं म्यूकरमाइकोसिस के, सब एडल्ट में आए हुए हैं। बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कैंसर है, HIV है और डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्रोनिक किडनी डिसीज है, लंग डिसीज है, इसके अलावा अगर कोविड इन्फेक्शन है उसमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, स्टेरॉइड यूज करते हैं तो उसमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ऑक्सीजन अभी जैसे अपने यहाँ थोड़ा सा शॉर्टेज ऑक्सीजन की पड़ गई थी तो इंडस्ट्री वाली ऑक्सीजन भी यूज की, जो पूरी तरह प्यूरिफाइड नहीं होती तो उससे भी होने के खतरा रहता है। तो इस तरीके से अपने यहाँ ब्लैक म्यूकरमाइकोसिस एंड वाइट म्यूकरमाइकोसिस के केसेस आ रहे हैं। और इनके सिम्टम्स ये होते हैं, जैसे फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, यूनिलेटरल पेन हो सकता है और आई में आपको स्वेलिंग हो सकती है, धुंधला दिखाई दे सकता है, डबल विजन भी हो सकती है। और इसके बाद साइनोसाइटिस, यहाँ पे टेंडरनेस हो सकती है, नाक ब्लॉकेज हो सकती है और ब्लैक डिस्चार्ज भी हो सकता है, माउथ में टूथ बिल्कुल हिल सकते हैं। उसके अलावा आपको ब्लैकनेस ऑफ द आई में कालापन हो सकता है, नाक में कालापन हो सकता है। ये म्यूकरमाइकोसिस के फीचर्स होते हैं। अच्छा, आजकल CT स्कैन, एक तो इसमें भी इंडिकेशन होता है, KOH प्रिपरेशन और CT स्कैन कर सकते हैं, उसके द्वारा वी कैन मेक डायग्नोसिस। उसके बाद ट्रीटमेंट कंसर्न है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B और उसके अलावा पोसिकोनेजोल जो ओरली देते हैं। CT स्कैन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड केसेस में CT स्कैन का कोविड इन्फेक्शन कोई रोल नहीं होता है। मॉडरेट, अगर CT स्कैन हमें डे 6-7 पे कराना चाहिए, अगर डे 5 के पहले करा लेते तो इसमें बहुत कम चेंजेस आते हैं और ये कोई फायदा नहीं करता। तो यूजुअली डे 6-7 पे CT स्कैन करवाना चाहिए, उसमें आपको चेंजेस मिल सकते हैं। अगर बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है और आपका फिजिशियन स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहा है कि ये कोविड हो सकता है, तो डे 6-7 पे आपको CT स्कैन करा लेना चाहिए। अगर दूसरी चीज, अगर रिपीट PCR, RT-PCR अगर नेगेटिव आते हैं, 2 RT-PCR नेगेटिव आते हैं और आपका फिजिशियन स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहा है कि ये कोविड-19 हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी आपको CT स्कैन करा लेना चाहिए। इसके अलावा न्यूनेट अगर जो बॉर्न करता है, मदर पॉजिटिव है, तो उसको हम सेपरेट अलग कमरे में डिसेक्टिटेशन करते हैं, बैग एंड मास्क करना हो तो वो करते हैं। फिर 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स पे RT-PCR कराते हैं। 2 अगर RT-PCR नेगेटिव है तो वी कैन टेक एज ए नेगेटिव टेस्ट और उसके बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है और मदर मास्क पहन करके ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। और दूसरी चीज ये बता दूं कि अगर इनिशियल माइल्ड केस में अगर 3-4 दिन फीवर रहता है और लगता है कि ऐसा नहीं है, और जैसे कोविड पैंडेमिक है तो पहली बात तो आप कोविड ही सस्पेक्ट करेंगे, बट अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम CBC, CRP
ब्लड यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक ब्लड कल्चर और चेस्ट एक्सरे कराते हैं। तो उससे हम अदर कॉज लाइक मलेरिया हुआ, चेस्ट अदर इन्फेक्शन हुआ, यूटीआई हुआ, और वो रूल आउट कर सकते हैं उसकी तरीके से। एक चीज, जैसे हम कोरोना की तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, तो आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा। प्रिवेंशन के लिए अगर घर में बच्चों का सबसे पहले कांटेक्ट होता है फैमिली मेंबर्स। अगर कोई बच्चा सपोज पॉजिटिव आ जाता है तो उसको सेपरेट रखना पड़ेगा, आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, डिस्पोजेबल आइटम यूज करना पड़ेंगे, और वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, और साफ सफाई बहुत रखना पड़ेगी, जिससे ये म्यूकरमाइकोसिस और दूसरे खतरा कम हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ये चीजें नहीं हो सकती। उसके अलावा उनको इसके अलावा आपको ट्रांसमिशन के लिए, जैसे आपको खांसी आती है या छींक आती है, उसके लिए आपको नैपकिन या टॉवेल यूज करना चाहिए, और आपको कोशिश करना चाहिए कि हाथ धोकर ही आँख, मुंह और नाक को टच करना चाहिए। उसके पहले भी करना चाहिए और बाद में भी उसको धो के ही टच करना चाहिए। और इसके अलावा बच्चों की मॉनिटरिंग करना चाहिए, जब ज़रूरत होती है क्लिनिकल फीचर्स और टेम्परेचर देखना चाहिए। उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको बैलेंस डाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज, लिमिटेड एक्सरसाइज, और उसके अलावा ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि चिल्ड्रन में बहुत ही माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चिल्ड्रन बच्चों को बहुत कम एक्सपोजर होता है वायरस से, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं और वो बिल्कुल जानते हैं कि माँ बाप भी घर में रहते हैं, जब काम जरूरत पड़ती है तभी बाहर जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे भी बच्चे रहते हैं, और आइसोलेटेड रहते हैं, घर में ही इंडोर गेम्स खेलते रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते रहते हैं। इसके अलावा बच्चे इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिवेंशन, लेस इन्फेक्टेड होते हैं। उनको उनकी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, ये उसको क्योंकि पॉल्यूशन और सिगरेट स्मोकिंग, उससे वो तो सुरक्षित रहती है, तो उनकी हेल्दी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होती है, उसमें कम चांसेज होते हैं इन्फेक्शन के। और चौथा, उनको BCG MMR वैक्सीन लगा रहता है। तो BCG MMR वैक्सीन से क्या होता है, उनको हेट्रोजीनस इम्यूनिटी और ट्रेन इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है अब टू अदर पैथोजन, तो उससे वो बहुत सुरक्षित रहते हैं, उन्हें कम इन्फेक्शन होता है एज कंपेयर टू एडल्ट। तो इस तरीके से। और दूसरा चीज, वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 दिन में, अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ है, बच्चों में ट्रायल कर रही है। USA गवर्नमेंट ने 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्रायल कर रही है, और इसके बाद बहुत जल्दी अपने यहाँ भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है बच्चों में भी। और इसके अलावा थोड़ा ये है कि वायरस अपना रूप बदल रहा है, न्यू म्यूटेंट। अब कोई कहता है सिंगापुर म्यूटेंट और कोई कहता है ब्राजील म्यूटेंट, तो ये सब भ्रांतियां हैं। हो सकता है बच्चा स्पॉन्टेनियस चेंज, वो आई मीन वायरस स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो, चेंजेज हो, और नया रूप धारण करके आ सकता है, और इसमें सभी को वो हो सकता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें अपन को पॉजिटिव वे में लेना है, और धीरे धीरे बीमारी खत्म होगी, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो व्हाट एवर बेस्ट वी कैन डू वी शुड डू। हमें सबसे अच्छा करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं डॉक्टर मिश्रा जी से कहूँगा, वी कैन अब अपन क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे
प्रारंभिक उद्घोषणा में सब बातें बताई और निश्चित रूप से यह दर्शकों को भी पसंद आई। दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां पहले से हैं, लेकिन अभी आज जो हमारे पास सवाल आए हैं उनमें अभी तक 290 सवाल आ चुके हैं। उनमें को मैंने ग्रुपों में बांट के देखा है। उसमें से कुछ सवाल आपके लिए पूछते हैं कि एक तो बच्चों में बुखार लक्षण इस समय चैत बैसाख के महीने में होता ही है। कितने दिन बाद हम कोविड की जांच कराने के लिए जाएं? आपने बताया है कि 4-5 दिन बाद सीटी स्कैन करें, लेकिन सब जगह सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है और छोटी जगह पे लोग ऐसे शब्द पड़ गए हैं कि पहले दिन से उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो सीटी स्कैन के अलावा भी कोई तरकीब है क्या जिससे जांचा जा सके? नहीं, सीटी स्कैन इज नॉट ए इंडिकेशन। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बुखार आए और सीटी स्कैन के लिए भाग जाएं। मैंने बिल्कुल डिफरेंशिएट किया है। माइल्ड, अगर माइल्ड है, जैसे डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा है कि 3-4 दिन का फीवर है, तो उसमें आप फीवर के लिए देखिए, अदर कॉज ऑफ फीवर देखिए। इसमें अगर कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, लाइक फैमिली कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है और अदर प्लेसेस कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, तो जरूर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो फीवर, कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक बहना और गले में खराश होना, ये सब है फीवर के साथ, और आपका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन में आपको RT-PCR कराना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा। और अगर ये हिस्ट्री नहीं है तो आपको वेट एंड वॉच पॉलिसी रखना पड़ेगी। और इसके लिए जैसे मैंने बोला कि अगर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आप गो फॉर टेस्ट RT-PCR। अगर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है तो आपका 3-4 दिन का फीवर है तो आप ब्लड CBC कराइए, CBC कराइए और CRP कराइए और प्लस यूरिन माइक्रोस्कोपिक ब्लड कल्चर और चेस्ट एक्सरे। तो इससे अदर कॉज ऑफ फीवर के रूल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन को आगे बढ़ना है। और सीटी स्कैन केवल उस कंडीशन में जब डे 6-7 है और आपके फिजिशियन बहुत स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये कोविड हो सकता है, और RT-PCR आपका पॉजिटिव है या तो जरूरी नहीं है आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत है तो आप करवा सकते हैं। और नेगेटिव में, और अगर एसिम्प्टोमेटिक है उसमें तो जरूर आपको नेगेटिव में कराना है डे 6-7 में, उसके पहले आपको जरूरत है। और या ऑक्सीजन लेवल धन्यवाद रहा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सारे दर्शकों ने इकट्ठे सवाल पूछे हैं। हमारे श्रीराम रिछारिया, मनोज तिवारी, विवेक स्वरूप प्रयागराज से, रंजन त्रिपाठी सतना से पूछ रहे हैं कि 1 साल से बच्चे लगभग घरों में बंद है। ऑनलाइन उनकी एक्टिविटी कंप्यूटर, मोबाइल और इसी साधन से चल रही है। इतने प्रकार का काम स्कूलों से मिलता है, छोटे-छोटे घर हैं, लोग घरों में बंद हैं। आपके भी शायद बच्चे छोटे हैं। बिल्कुल। ऐसे परिस्थिति में बच्चों को चश्मा लग रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। आप बच्चों के डॉक्टर हैं, तो ऐसे में क्या-क्या सावधानी और क्या उपाय करने चाहिए? अब ऐसे में देखो, अपन को पैंडेमिक महामारी एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए है। तो इसमें बच्चों को घर में रहना पड़ेगा। अब जैसे ये सेकेंड वेव आई है, दूसरी लहर आई है, तो इसमें बच्चों को घर में रहना चाहिए और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, उनका वर्कलोड कम करना चाहिए। स्कूलों में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट बहुत प्रिकॉशन ले रही है, उसमें बच्चों को कम से कम आवर्स में पढ़ाई करना चाहिए और इंडोर गेम्स में पेरेंट्स के साथ अदर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसमें बिल्कुल सख्त है, अगर बहुत ज़्यादा आप टीवी उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लैपटॉप पे, तो चश्मा लगने के चांसेस, मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है। कभी कभी चश्मा अगर साल भर 2 साल अगर बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर वो करेंगे तो चांसेस हो सकते हैं। तो इसके अवॉइड करने के लिए आपको दूसरे इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, पेरेंट्स के साथ खेल सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत जाती है साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले सकते हैं।
इस तरीके से अपन को डाइवर्ट करना है। और बच्चे भी बहुत समझदार हैं आजकल, वो जानते हैं कि ये माँ बाप भी मास्क लगाए हैं और टीवी में इतना आ रहा है, तो वो भी बिल्कुल प्रिकॉशन लेते हैं, केयर करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हमारे साथ अनेक मेडिकल फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं। नागपुर से हमारे विकास जी हैं और भोपाल से नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल्स हेमेटोलॉजी डिवीजन के लोग भी जुड़े हुए हैं। जी जी। उनका सवाल है कि थ्रोम्बोसिस क्या बच्चों में भी हो सकता है? प्लीज आस्क। देखिए, अभी हमारे यहाँ क्या है कि ये जैसे मैंने बताया था कि एक्यूट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है और उसमें बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन हुआ है और सीवियर इन्फेक्शन में हम एनोक्सापेरिन यूज कर रहे हैं एक्यूट थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन करने के लिए। उसमें एक सीवियर निमोनिया हो सकता है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम हो सकता है, एक्टिव थ्रोम्बोसिस हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको एनोक्सापेरिन स्टार्ट करना पड़ेगा और एंटीकोगुलेंट है। अदरवाइज आपको एज ए कॉम्प्लिकेशन पता चला आप कोविड से रिकवर हो गए, बाद में माइक्रोथ्रोम्बाई हो गए, वो बहुत जगह जाके पल्मोनरी एम्बोलिन और सीएनएस पे जाके आपको कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा सीवियर कोविड इन्फेक्शन, दूसरा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, उस पे भी आपको एंटीकोगुलेंट लेना चाहिए 3 to 4 वीक्स। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे एक दर्शक लोग पूछते हैं कि हम पति पत्नी को पहले कोविड हो गया था, तब बच्चे को कोई सिम्टम नहीं थे। अब बच्चे को खांसी जुकाम वगैरह होता है, तो उसको हम परिवार में कैसे संभाल के रखें? क्या सावधान है? क्योंकि बच्चे को आपने कहा कि अलग रखना। 4 साल की बेटी है। ये पल्लवी तिवारी भोपाल से पूछ रहे, जया मिश्रा रीवा से है। एक हमारे नूतन सोनी जी का भी ऐसा ही सवाल है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों को पेरेंट्स से अलग करना इन दिस सिनेरियो। बट ये है कि आप जितना मास्क लगा के, जैसे आप मास्क लगाएं, बच्चों को भी मास्क लगाएं, तो जो इन्फेक्टिविटी होती है, जैसे मदर और पेरेंट्स को कोविड हो गया तो 10 दिन मानते हैं पहले कि 10 दिन के बाद नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है कि उससे इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। ऑल्दो आरटीपीसीआर पॉजिटिव देखा गया है 17 दिन के बाद भी होता है, महीने भर हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है। बस 10 दिन के बाद नॉन इन्फेक्टिव हो जाता, कोई कहता 14 दिन, कभी कोई कहता 17 दिन। तो इस तरीके से नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है। तो आपको 17 दिन तक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, सावधानियां लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मास्क लगाइए और हाथ को धोना, ये सब प्रिकॉशन लेना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे अनेक दर्शकों का सवाल है। पंडित नारायण दास नायक जी, सुधा तिवारी, कुलदीप जी, दीपन वर्मा पूछ रहे हैं कि क्या दोनों वैक्सीन के डोज हमारे पूरे हो गए हैं? अब स्पुतनिक वैक्सीन आई है, फाइजर की भी वैक्सीन आ रही है, क्या हम फिर से वैक्सीन ले सकते हैं क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, ये होता है कि ये तो मार्केट है, मार्केट में नई-नई चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने कहा ये ले लो, वो ले लो। बट वो साइंटिफिकली एविडेंस देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नेशनल बॉडी है हमारी, आईसीएमआर, और तो नीति आयोग है, उसमें ये लोग सब डिसीजन लेते हैं। बहुत बड़ी बॉडी होती है, इसमें बहुत ही एक्सपर्ट बैठे होते हैं। तो उन लोगों ने एडवाइस किया है कि 2 वैक्सीन से आपको 80% इम्यूनिटी आ जाती है। और चाहे कोवैक्सीन लो, चाहे कोविशील्ड लो, और स्पुतनिक अभी वो आई है, लेकिन अभी रिजल्ट वगैरह इंडिया में अभी शुरू नहीं हुआ है। बट ये कहते हैं लोग कि जिसको लगी नहीं है वो अगर चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, चाहे धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक राहुल कपूर प्रयागराज से पूछ रहे हैं
कि मेरा बेटा 12 साल का है, जब से कोरोना की लहर को सुना है, तब से वो अजीब हरकतें करने लगा है और अनिश्चितता के दौर में है। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए किसी प्रकार से एक शिक्षिका है तेलंगाना से, स्वाति वर्मा, इनका कहना बच्चों के लिए कोई ऐसे जैसे ऑनलाइन क्लास चलती है, कोई आपका डिपार्टमेंट या कोई दूसरा डिपार्टमेंट से ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह बच्चों की है क्या? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे बच्चों में ये सिम्टम्स पाए गए हैं, जैसे मूड स्विंग होना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ये सब बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं बच्चों में। इसके लिए आपकी ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेना चाहिए। वो कैसे इसको डाइवर्ट करना चाहिए बच्चे को, क्या इंडोर गेम्स के लिए एडवाइस करना चाहिए, कितनी एक्टिविटी रखना चाहिए, कितनी पढ़ाई करना चाहिए, कितनी पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। तो इस तरीके से इनको डाइवर्ट कर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत लोग फील कर रहे, अनुभव कर रहे होंगे कि ऐसा हो रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ अनेक पत्रकार बंधु जुड़े हैं, आपके इंटरव्यू को पूरा अक्षर साथ छापते हैं। सनत जैन जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, श्री हरि अग्रवाल जी, पुराने आपके परिचित साथी लोग हैं। राकेश अग्निहोत्री जी, प्रवीण गुप्ता जी। इनका एक सवाल है कि ऐसे समय पे टीवी वगैरह पे जो ये सब चर्चाएं बहुत दिखाई जा रही हैं, इनको कहीं कुछ सकारात्मक की तरफ मोड़ने के लिए आप लोग प्रयत्न नहीं करते हैं क्या? नहीं, और अच्छी चर्चाएं इस पे आए। इसलिए तो डॉक्टर मिश्रा जी ने वेबिनार आयोजित किया है। तो इसी तरीके से चर्चाएं, डॉक्टर्स लोग बहुत जगह आप देखते होंगे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही कोविड पे, कोविड को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा डाइवर्ट होता है रादर पॉजिटिव के अनुसार। तो हमें अपने को पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें लेना चाहिए। जैसे ये तो फैलाने वाली बात होती है कि थर्ड लहर आएगी, क्यों नहीं हम अपने प्रिकॉशन लें, सावधानियां लें, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो लेना चाहिए। इससे हम सब चीज़ों से बच सकते हैं और डे टू डे लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रदीप खरे जी छतरपुर से पूछ रहे हैं कि मेरा सीटी स्कोर 12 तक रहा, डायबिटिक भी हूँ, फेवी फ्लू आदि सब दवाइयां भी खा ली हैं। अब इतनी ठीक होने के बाद जो लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, कई बार आदमी 20 दिन अस्पताल में ठीक होने के बाद फिर घर जाता और 2-4 दिन बाद उसको अचानक स्वर्गवास का समाचार मिलता। आज ही आप सुन रहे होंगे छतरपुर में 2 बड़ी हस्तियां हुई हैं। एक पूरा परिवार, चंसोरिया जी का एडवोकेट परिवार, दोनों लोग खत्म हो गए, उनका बेटा खत्म हो गया, हमारे मुख्य नगरपालिका अधिकारी खत्म हो गए। ठीक होने के बाद एक कौन सा सिंड्रोम है, या आपकी दृष्टि से ये हार्ट अटैक है, कोई फंगस जैसी कोई तकलीफ है? देखिए साहब, ऐसा है, ये जो कोविड है, मायोकार्डाइटिस, हार्ट अटैक भी इससे हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा अच्छे डॉक्टर से। जैसे कोविड सीटी स्कोर 12 बताया, तो वो मॉडरेट कैटेगरी में आ जाएगा। 8 माइल्ड होता है और 12 मॉडरेट होता है, और 8 से 15 मॉडरेट और 15 से 25 सीवियर। तो मॉडरेट में है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे एक तो प्रॉपर एडमिशन होना चाहिए, प्रॉपर कोविड डॉक्टर के केयर में होना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब वो क्या होता है कि लोग बाग जैसे माइल्ड है तो बहुत टेंशन नहीं करते, मॉडरेट है तो ठीक ठाक, हम तो ठीक है। और जैसे एक मेरे दोस्त के साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो ठीक हो गया, घर चला गया, फिर आजकल अभी फिर एडमिट हो गया बहुत सीरियस कंडीशन में। तो इसमें क्या होता है कि आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, सीटी स्कैन। और अगर सीटी स्कोर, जब डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको छुट्टी लेना है, तब छुट्टी लीजिए, मतलब हॉस्पिटल से छुट्टी लीजिए। वैसे आपको डिस्चार्ज नहीं होना है जब तक डॉक्टर नहीं कह दे। और आपको SpO2 पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहना है, उसको वो नहीं करना है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आदमी बहुत लाइटली लेता है
जैसे आपको इंटरल्यूकिन कहाँ कौन सी ड्रग का इंडिकेशन है, ये उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। सीआरपी, प्रोकैल्सिटोनिन, स्टेरॉइड आपको डिसाइड करना है कब तक देना है, कितना देना है, कब डोज कम करनी है। और इनॉक्सापेरिन, पीटीए, पीटीडी, डी डाइमर, इंटरल्यूकिन, एलडीएच, फाइब्रोजिन, फाइब्रिन, ये सब लेवल आपको करना पड़ेंगे। उसके ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि दवाइयाँ कितनी लंबी चलना है, कब डिक्रीज करना है। क्या होता है कि जैसे माइल्ड मॉडरेट में है, पेशेंट ने सोचा अब हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94 के ऊपर चला गया, अब घर चले गए, घर में सब करने लगे, रेस्ट छोड़ दिया आपने। कई डॉक्टरों के साथ भी हुआ है, वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस होके आपने रेस्ट करना छोड़ दिया, प्रिकॉशन लेना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि वो फिर इन्फ्लेमेटरी मार्कर वो फिर बढ़ने लगे, सीआरपी बढ़ने लगा, डी डाइमर बढ़ने लगा, और वो कभी हार्ट अटैक के कारण, कभी मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम, कभी मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसके कारण डेथ। तो बहुत ही इस प्रिकॉशन लेना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस लेना चाहिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीटी जब भी जरूरत हो वो करनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपकी इस पूरी चर्चा में देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे चंद्रकांत पटेल जी यूएसए से जुड़े हैं, शायद वहां पे अभी रात होगी, उनने भी सवाल भेजे हैं। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से रंजन जी हर बार वार्ता में जुड़ते हैं, पुणे से फहीम आमीन जी भी जुड़े हैं। इनका कहना है कि बच्चों में सर्दी जुकाम वगैरह रहता है, उनका कुछ दिनों तक पता नहीं चलता है। तो यदि टेस्ट शुरू में करा दें तो सही रिपोर्ट नहीं आती, लेट कराएं तब तक सीवियर हो जाता है। क्या बच्चों को भी कुछ इम्यूनिटी अधिक होने के कारण और इम्यूनिटी की दवाइयां दी जा सकती हैं क्या? नहीं, अब मैं बताऊं, अभी मैं आपका सवाल पूरा ले रहा हूं। अभी जैसे जिंक बहुत चल रही थी कि जिनको हुआ तो आप बहुत अच्छी इम्यूनिटी आ जाएगी, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में अच्छा हेल्दी रहेगी। अब आज अभी पढ़ रहा हूं मैं कि जिंक के कारण फंगल इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, वो इंटरेक्ट करता है, उसके कारण वो हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये सब भ्रांतियां हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको, जैसे मैंने बोला है, रेस्ट, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ये सब प्रिस्क्राइब करना चाहिए। और ये उल्टे सीधी भ्रामक चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए। और जो इनका सवाल था कि जैसे माइल्ड हो, मैंने कहा अगर फीवर कफ कोल्ड है तो आपको माइल्ड टाइप का है तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। 3-4 दिन से ज़्यादा हो रहा तो उसके लिए आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशन लाइक सीबीसी, सीआरपी, यूरिन, ब्लड कल्चर एंड चेस्ट एक्सरे, ये सब करना चाहिए। इससे बेसिक डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता चल जाता है। उसके बाद परसिस्ट करता है। और ऑक्सीजन सैचुरेशन, अगर पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन देख रहे हो तो अगर 94 से ऊपर है तो कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर 94 से नीचे जाता है, 94 और 90 के भी, तो मॉडरेट सोच सकते हैं। डे 6-7 आ गया है तो आरटीपीसीआर, अगर 2 आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहे हैं और आपका फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन स्ट्रांगली सस्पेक्ट कर रहा है, वो लग रहा है कि ये कोविड ही है, तो आप सीटी के लिए डे 6-7 पे जा सकते हैं। इस तरीके से केयर कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे दर्शक श्री चंद्र प्रकाश सेवरे जी हिंदुस्तान एक्सप्रेस के संपादक हैं, श्री राम रिछारिया जी हैं, हमारे राकेश वर्मा जी हैं। ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम कोविड को आरटीपीसीआर टेस्ट से पकड़ लेते थे, हम अन्य टेस्ट आपने जो बार बार बताए उनसे दूसरी मलेरिया टाइफाइड पता लगा लेते हैं, क्या ब्लैक फंगस के लिए भी कोई टेस्ट होता है या ये लक्षण पे ही पता चलेगा? हाँ, ब्लैक फंगस के लिए भी टेस्ट होता है। जैसे पहले से होता है या अभी नया शुरू हुआ है? नहीं, पहले से होता है। ब्लैक फंगस पहले से होता है। अब जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी डाउन हुई है, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट हुआ, जैसे कैंसर हुआ, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज हुई उसमें, और सीवियर किडनी डिसीज, लंग डिसीज, कार्डियक डिसीज,
इनमें सब में इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती है, तो इनमें ज्यादा होने के, और दूसरा कोविड इन्फेक्शन, उसके कारण खुद ही इम्यूनिटी लो हो जाएगी। फिर स्टेरॉइड यूज करें, स्टेरॉइड उसके कारण भी हो जाएगी। प्लस फिर उसके बाद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन में अगर पानी डेली नहीं बनता तो उसके कारण भी म्यूकर होने के चांसेस होते हैं, गंदी सरफेस पर वो पानी सब जगह वो हो सकता है। तो इस तरीके से म्यूकर माइकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। इसको डायग्नोसिस करने के लिए QOH प्रिपरेशन, उसके कारण प्रिपरेशन उससे टेस्ट कर सकते हैं, और CT स्कैन। इनका इंडिकेशन ये होता है कि अगर आपको मतलब एक तरफ सिर दर्द हो रहा हो, फीवर हो, और इसके बाद आई में सूजन, आंख में सूजन आ रही हो, या कालापन हो, इसके अलावा धुंधला दिखाई दे रहा हो, नाक आपका बंद हो गया हो, नाक से ब्लैक डिस्चार्ज हो, और दांत हिलने लगे हो, और डबल विजन हो, इस तरीके से अल्टर्ड मेंटल स्टेटस आपका अल्टर्ड है, मतलब थोड़ा दिमाग की संतुलन बिगड़ गया है, इस तरीके से अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप स्ट्रांगली म्यूकर ब्लैक फंगस सस्पेक्ट कर सकते हैं। और ब्लैक फंगस, उसके लिए आप KOH प्रिपरेशन, वो थोड़ा टाइम लगता है, आप डायरेक्ट CT स्कैन के लिए जा सकते हैं, तो उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये आई में है या नोज नेजल साइनस में है, या ब्रेन में फैल चुका है, तो पल्मोनरी है या ऑर्बिटल है या ब्रेन में है, इस तरीके से डिसेमिनेटेड आई मीन टू से। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे दर्शक मुंबई से पूछ रहे हैं कि अभी मुंबई में एक बहुत बड़ा ताउते तूफान भी आया, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक के तटों पे, उसने भी बहुत सारा नुकसान किया। उससे वर्षा जनित बीमारी हुई, जो लोग बाहर अलग अलग फैल के रहते थे उनको फिर से बस्तियों में एक साथ इकट्ठे रहने पड़ा, उसके कारण अब दूसरी बीमारी शुरू हो रही है। तो क्या ऐसी परीक्षा ही भगवान हमारी ले रहा है, या इसका कोई समय पे समाधान आने वाला है? अब ये प्राकृतिक आपदा है, ये धीरे धीरे भगवान देखता है, यू कैन से नेचुरल कैलेमिटी, तो इसका अपन को सामना करना चाहिए। भी परिस्थितियां जब भी आती हैं, जैसी आती हैं, सामना करना चाहिए। अब जैसे नेचुरल वो ये तूफान आया, उसमें पानी बरसता है, तो डायरिया, फीवर, कफ कोल्ड, वो भी इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों में, तो सब सावधानियां रखना चाहिए, पानी साफ लेना चाहिए, खान पान अपना साफ रखना चाहिए, इस तरीके से हम बच सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी कई सारे लोगों का एक सवाल है कि ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस भी एक नया शब्द आ रहा है, तो ब्लैक व्हाइट फंगस क्या मास्क लगाने से हो रहा है, और अधिक समय मास्क लगाने से ऑक्सीजन प्रॉपर बाहर नहीं जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो अंदर है, इसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। आप चूंकि HIV और ऐसी महामारी और बाकी चीजों के कैंसर, ब्लड कैंसर के जानकार हैं, क्या इसके बारे में दर्शकों को कहेंगे? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब HIV पीक पे था, मतलब बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो उस टाइम डबल ग्लव्स का वो आया था कि अगर सर्जन ऑपरेशन करते हैं तो उसमें डबल ग्लव्स यूज करना चाहिए, जब पीक पे था HIV। तो इसी तरीके से अभी जब लगा कि एयरबॉर्न हवा में भी आ सकता है, तो सभी ने कहा कि डबल मास्क यूज करना चाहिए, N95, N99 या सर्जिकल मास्क। तो इस तरीके से आपको प्रिकॉशन लेने हैं। जहां तक ब्लैक व्हाइट फंगस के केसेस, अभी पटना में 4 केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। तो इसमें मैंने बताया कि आप अगर सावधानियां लें, जैसे अब जैसे कोविड इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण इम्यूनिटी डाउन, फिर इसके बाद आपने स्टेरॉइड स्टार्ट किया, इम्यूनिटी डाउन, फिर इसके बाद आपने वो ऑक्सीजन दिया लॉन्ग टाइम के लिए, पानी नहीं बदला, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट से उसमें पानी डालते हैं, बदलते हैं, तो डेली बदलना चाहिए, वो नहीं किया। और इसके अलावा आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इसके बाद आपको क्रॉनिक हार्ट डिसीज है, लंग डिसीज है, किडनी डिसीज है, तो
इन सब में चांसेस रहते हैं इम्यूनिटी डाउन है, तो इसमें ये म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के चांसेस रहते हैं। तो इसके बचाने के लिए आपको 2-3 चीजें करना चाहिए। अपने आप दवाएं नहीं खाना चाहिए। स्टेरॉइड का क्या इंडिकेशन है, कब लेना है, कितनी डोज में लेना है, कब तक लेना है, ये डॉक्टर की सलाह कर लेना चाहिए। ऑक्सीजन यूज करना है, कितने लीटर करना है, कितना लेवल रखना है, ये सब डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। और कब इनको बंद करना है, सब पूरा डॉक्टर। तो इस तरीके से आप ये ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से बच सकते हैं। और दूसरी, आपको वेल वेंटिलेटेड रूम रखना है, पूरा साफ सफाई रखना है, उससे आप बच सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये डबल मास्क या सिंगल मास्क, ये सब भ्रांतियां हैं। ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, ये आपको लेना पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे प्रवीण गुप्ता जी एक सवाल पूछ रहे हैं, बाकी कई लोगों का सवाल है कि हमने पहले दौर में जब ये अप्रैल 15 के बाद ये बीमारी ज्यादा बढ़ी और मई 1 को आते आते डेथ रेट बहुत ज्यादा हो गया, हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटर ये सब बहुत तेजी में लेना शुरू की। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपकी माताजी भी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, आप घर ले गए और आपने उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी खरीद के महंगे से में दिया। क्या ऑक्सीजन बैंक वगैरह जिन लोगों ने चलाया है, अभी इसको संभाल के रखना चाहिए, अब इनका काम खत्म हो गया है? नहीं, अब ये देखिए, कुछ नहीं कह सकते। मतलब मेरे हिसाब से एक दूसरे को देना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मेरे पास था तो मैंने दूसरे को दे दिया, दूसरे से फिर तीसरे के पास जा रहा। इस तरीके से हेल्प करना चाहिए एक दूसरे की। और अब जैसे है हमारे पास तो हम रखा रहने देना चाहिए। और हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेट नहीं कह सकते, बट हो सकता है कि भविष्य में कभी किसी को जरूरत पड़ जाए तो अपन को उसका सहयोग करना चाहिए। आप जैसे बहुत सारी एनजीओ, और जैसे मेरी माताजी को हो गया था, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई और उनको 2-3 दिन घर पे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। मिश्रा जी से भी हमने हेल्प ली थी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट आ गया तो उससे सबको हेल्प होती है। तो ये जरूरी नहीं है, अगर हमें तैयारी रखना चाहिए थर्ड वेव की, आए चाहे नहीं आए, ये बिल्कुल प्री मैच्योर क्वेश्चन। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ आज की चर्चा में कई सारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो चर्चा में जुड़े हैं। ओएनजीसी के अधिकारी हैं, एनटीपीसी में काम करने वाले हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, पुलिस के लोग जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी अभी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि घर में पाई जाने वाली सामान्य फंगस जो कभी फ्रिज की रबर में होती है या फ्रिज के भोजन में हो जाती है, वो ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। एवं एक दर्शक रंजीत कुमार जी पूछे, गमलों की मिट्टी से या खाद से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो सकता है? यह भी सुनने में चर्चा आ रही है। देखिए, फंगस तो सब जगह होती है। फंगस कहाँ नहीं होती है? वो जितनी भी गंदी सरफेस है, गंदी जगह है, सब जगह फंगस हो सकती है। बिल्कुल, खाने में भी ब्रेड आप अगर वैसे छोड़ दें 3-4 दिन फंगस लग जाएगी। और गमलों, तो मैंने बिल्कुल आपको अगर याद हो तो मैंने बिल्कुल बताया है कि आपको साफ सफाई रखना है, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, और सब डिस्पोजेबल आइटम यूज करना चाहिए। जिसको कोविड हो गया है और जिसको नहीं भी हुआ है तो उसको बिल्कुल हाथ बार बार धोना चाहिए, हाथ धो के पूरे काम करना चाहिए। हाथ धो के आपको आँख, मुंह और नाक को टच करना चाहिए। और टच करने के बाद फिर भी अगर लगता है तो सस्पेक्टेड है तो फिर से भी हाथ धोना चाहिए। और मास्क का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से बचा जा सकता है, साफ सफाई रखना है। फंगस कहीं भी हो सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सारे सवाल हमारे पास आए, हमने उनको अनेक ग्रुप में जोड़ दिया। अभी तक हमारे पास 314 प्रश्न हो चुके हैं, जिनको मैं अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता भी कहता हूँ। डॉक्टर साहब की सरल सहज भाषा में दिए जाने वाले उत्तर भी हो गए हैं। एक हमारी दर्शक प्रयागराज से पूछ रहे हैं, अवंतिका टंडन है। सतना से हमारे कुछ दर्शक हैं,
उनका कहना है कि महिलाएं लगातार घर में घुस के काम करते रहते हैं, बच्चों में चिड़चिड़ाहटपन वगैरह आता है। इसके लिए भी कुछ हमें दवाई होती है या क्या उपाय इसके लिए है? इसके लिए देखिए, बच्चे तो बिल्कुल आप जानते ही हैं, वो बाहर खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, स्कूल जाना, ये सब पसंद करते हैं। अब क्या करें, आप महामारी है तो आपको बिल्कुल वो रखना चाहिए। अपना घर का वातावरण ऐसा रखें जिससे बच्चे जैसे इंडोर गेम्स हुआ, और कभी कभी पेरेंट्स को टाइम निकाल के बच्चों के साथ खेलना चाहिए, कैरम वगैरह हुआ, इस तरीके से वो करना चाहिए। बच्चों को जो चीज़ें जैसे माँ है तो उनको जो खाने की चीज़ें बच्चों को लगता है कि ये खाना है, वो ये करना है, इस तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहटपन होता है तो इसके लिए फिर साइकोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेना चाहिए। वो आपको माइंड डाइवर्ट करने की तरीके बताएगा कि किस तरीके से आप इसको डाइवर्ट कर सकते हैं जिससे बच्चों का चिड़चिड़ाहटपन दूर हो सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं, खास करके हमारे श्यामलाल गुप्ता, कामता पांडे, टीकमगढ़ से गोपाल राय जी का कहना है कि दूसरी लहर का पीक आ गया है या अभी आने वाला है? क्योंकि अभी हालात धीरे-धीरे सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल वगैरह खाली हो गए हैं, पलंग मिलने लगे हैं, इलाज भी वो हो गया है। तो क्या हम दूसरी लहर को मान लें कि बाजार वगैरह 7-7 दिन की छुट्टी होके हर 7 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू बढ़ जाता है, लॉकडाउन हो जाता है? ऐसी स्थिति कब तक चलने की संभावना है या रखना चाहिए प्रशासन को या स्वयं को भी? सबसे पहले मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, फिर भी ये तो मेडिकल लाइन के हिसाब से बिल्कुल कब तक ऐसा हो सकता है? अब जैसे आप लॉकडाउन से बहुत फर्क आया है। जो आप डॉक्टर मिश्रा जी आप देख रहे होंगे कि पहले कितने केसेस थे दिल्ली में, अब कितना जी। फर्क आ गया पॉजिटिविटी रेट में और डेथ रेट में, तो बहुत फर्क आया है। ये क्या होता है, चेन है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये केवल लॉकडाउन से ही टूट सकती है। तो इस तरीके से अपन ने कंट्रोल किया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे केस कम होते जा रहे हैं, तो कंट्रोल होता जा रहा है और धीरे धीरे और कम होते जाएंगे। तो हमारे हिसाब से मतलब जैसे जो अनुमान लगाया जा रहा है कि केसेस कम होते जा रहे हैं और जल्दी ही कंट्रोल हो गए। और अभी अब बेड मिलना शुरू हो गया, ये बिल्कुल सही है। और सबको सब सुविधाएं गवर्नमेंट भी ध्यान रख रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी जगह से सहायता मिल रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे एक दर्शक ने भी पूछा, बाकी लोगों ने पूछा कि आप हमारे ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगाए हैं, आप सब भगवान की तरह दिन रात सेवा में लगे हैं अस्पतालों में, बाद में अपने घर परिवार बच्चों के पास जाते हैं, कैसे इतना दुष्कर कार्य मेंटेन कर पाते होंगे? नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है और ऐसा करना पड़ता है। और अगर हम नहीं जाएंगे तो डर जरूर लगता है। डर होना अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्तव्य करना इम्पोर्टेंट टास्क है। और जैसे हम लोग सुबह उठ के अपना काम करके, घर का काम करके और फिर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में मास्क लगा के जैसे राउंड लेना हुआ तो उसमें डिवाइड, जैसे हमारे यहाँ आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, बहुत सारे डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए, तो जैसे 17 दिन का उनका क्वारंटाइन पीरियड होता है, तो हम लोग भी डिवाइड करके ड्यूटियां करते हैं। जैसे पेशेंट, आप लॉकडाउन में पेशेंट लोग कम है तो डिवाइड करके जैसे सब उपस्थित सब रहते हैं अपने हॉस्पिटल में, बट वो जैसे राउंड लेने एक डॉक्टर जाता है, दूसरा ओपीडी संभालता है, तीसरा दूसरा कार्य करता है। तो इस तरीके से डिवीजन करके हम करते हैं, जिससे अगर सपोज एक ही टाइम सभी डॉक्टर इन्फेक्टेड हो गए तो फिर काम कौन करेगा, इसलिए डिवाइड करके हम लोग काम करते हैं। तो और ईश्वर पे भरोसा रहता है और जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो सब हम लोग लेते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कुछ और सवालों को एक हमने ग्रुप में बांटा है। सतना से सत्येंद्र तिवारी का मूल सवाल है कि कोरोना महामारी का इलाज जो बड़ों में है, क्या वही बच्चों में चलेगा या कुछ अलग तरीके से बच्चों का इलाज होगा?
वही जो दवाइयां याद हो गई वही बच्चों को भी खिलाएं या ना खिलाएं? नहीं नहीं, ये बहुत गलत धारणाएं हैं। इसीलिए ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और थ्रोम्बोसिस, ये कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। बिल्कुल अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना है। माइल्ड तक अपन को होम आइसोलेशन हरदम, डॉक्टर की सलाह लें, ऑनलाइन सलाह लें। और मैं बताया कि बच्चों और एडल्ट में बहुत डिफरेंस है। बच्चों में लो एक्सपोजर टू वायरॉन, बीसीजी, एमएमआर का इफेक्ट होता है और इनकी रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी होती है, क्योंकि पॉल्यूशन और स्मोकिंग उसका इफेक्ट नहीं होता। और ये दूसरे, ये आइसोलेटेड घर पे रहते हैं, तो इनको बहुत कम वायरस होने के चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट। और इलाज की बात है, जहां तक दवाइयां, ऐसा नहीं है, मतलब खुद आपको अपने हाथ से कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, स्टेरॉइड का जब इंडिकेशन है, ये डॉक्टर अच्छी तरह आपको बता सकता है रादर देन आप खुद। और रेमडेसिविर, इसके बिल्कुल लिमिटेड यूजेज हैं बच्चों में, तो कब देना है कब नहीं देना है ये डॉक्टर ही बताएगा। और एंटीकॉगुलेंट, एनोक्सापैरिन, कब देना है कब नहीं देना है डॉक्टर। तो आप सब कुछ डॉक्टर पर छोड़ दीजिए। जैसे डॉक्टर मिश्रा जी ने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये हॉस्पिटल जाते हैं, भर्ती होते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर आप घर आते हैं, फिर इसके बाद 2 दिन बाद डेथ हो जाती है। तो उसमें यही सब कारण है कि आपका प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। और क्या करना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, इन्फ्लेमेटरी मार्कर, ये सब डॉक्टर की सलाह से सब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक दर्शक है मेघा शर्मा, वो बार बार राइट बॉक्स में पूछे जा रही हैं कि मेरा 6 साल का बेटा है, जब भी वो खाना खाता है या कोई खेल खेलता है तब ऊ की आवाज निकलता है जो गले से, ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस गया है गले में। प्लीज सजेस्ट करिए कि हमें क्या करना चाहिए या किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। कुछ दिन पहले ही वो कोविड से रिकवर हुए हैं, क्या इसका इसी से रिलेशन है? नहीं, मैं नहीं समझता। जैसे ऊ की आवाज करता है, देखो बहुत ग्रंटिंग, ग्रोनिंग और ऊ की आवाज सब डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। तो ऊ की आवाज करना बार बार, थोड़ा हो सकता है कि जैसे कुछ नहीं है, फीवर नहीं है, खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, नाक नहीं बह रही है, गले बस केवल ऊ की आवाज, तो हो सकता है थोड़ा सा, मतलब कुछ कंजेनाइटल, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू से। एक बार पीडियाट्रिशियन को देख के गले में कर सकते हैं। अगर परसिस्ट करता है, मतलब लगातार रहता है, तब दिखाना चाहिए। अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच मेरे हिसाब से ठीक हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक हमारे सत्यभूषण जी पूछ रहे हैं, व्हाट स्पेशल अटेंशन एंड प्रिवेंशन वी डू टू सेव आवर चिल्ड्रन? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और जैन साहब को आप जानते हैं, जैन साहब का सवाल है, वो हमारी चर्चा में जुड़े रहते हैं। अच्छा अच्छा, सत्यभूषण जैन जी। जी जी जी। अच्छा अच्छा। जैन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और वो आपके प्रिय दोस्तों में एक हैं। तो जी बच्चों में जैसे कभी भी प्रिवेंशन के लिए, तो मैंने बताया था कि आपको बच्चों को घर ही में रहना है जब अभी पीक लहर चल रही है, तो और उसके अलावा घर में ही इंडोर गेम्स खेलना है और मास्क लगा के रहना है और हाथ को बार बार धोना है। अगर बाय द वे हो जाता है तो उनका आइसोलेटेड रखते हैं, बहुत वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। और प्रिवेंशन के लिए और इसके अलावा हैंड हाइजीन मेंटेन रखना है, ये सब चीजें करना है। डॉक्टर साहब, एक कविता मुंबई से पूछ रही हैं कि सर, अगर बच्चे को वीजिंग एंड फिट्स इशू है और फैमिली का अस्थमा हिस्ट्री है, तो ऐसे बच्चों को प्रिकॉशंस में कैसे किया जाए कोविड के बच्चे के लिए? और क्या मेडिसिन पहले से दे देना है या बिना डॉक्टर की सलाह के ना दे? तो आपने बताया ही है। फिट्स वाले बच्चे के लिए क्या करें, इनका कहना है? नहीं, फिट्स वाले बच्चे को आपको पूरा ये उसमें
ये मैं नहीं जानता डेवलपमेंट डिले है या नहीं है। और फिट्स है और वीजिंग होती है, अस्थमा है। तो फिट्स के लिए तो आपको एंटी कन्वल्सेंट जो दवाएं देते हैं, दौरे कंट्रोल रखना है, बस ये रखना चाहिए। और वीजिंग के लिए आप जैसे जो अस्थमा है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ऑल्दो यू कैन से ये अगर क्रोनिक अस्थमा है, मेरे को नहीं मालूम बच्चों का माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर या क्रोनिक अस्थमा। क्रोनिक अस्थमा वाले बच्चे थोड़ा इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे कि कहीं बाहर नहीं जाए, इंडोर गेम्स खेले और ऑनलाइन सब कुछ करता रहे। तो इस बट देने की जरूरत नहीं है। जो आप मेडिसिन जैसे दौरे के लिए एंटी कन्वल्सेंट दे रहे हैं और अस्थमा के लिए जो इनहेलर वगैरह जो यूज कर रहे हैं वही करना चाहिए। इसके अलावा कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। लाइक मैंने बताया कि आपने जैसे पहले देखा होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंकोवा, जिंक और आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। आजकल देयर इज नो रोल ऑफ एट ऑल। ठीक है, विटामिन बी आप चाहें तो दे सकते हैं, बट ऐसा अगर बैलेंस डाइट देते हैं तो उसमें भी विटामिन की जरूरत नहीं रहती। पूरा बैलेंस डाइट से सब कुछ कंट्रोल, मतलब जो आप हेल्दी फूड खाते हैं वही बच्चों को दें तो उससे पूरा सब कवर हो जाए। तो स्पेशल कोई दवाइयाँ देने की जरूरत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक अविनाश शर्मा जी सतना मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, और भी लोगों का सवाल आया है डॉक्टर साहब, जिन लोगों को शुगर है उन लोगों ने वैक्सीनेशन का डोज कंप्लीट कर लिए हैं दोनों, क्या वैक्सीनेशन के बाद शुगर लेवल बढ़ता है क्या? ये अभी देखिए, एक तो इंडिकेशन है डायबिटीज में, मतलब अगर आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट। इसके लिए फर्दर रिसर्च चाहिए। अभी मैं नहीं कह सकता, आपने कहीं पढ़ा होगा ये जरूर है, लेकिन अभी नहीं कह सकता जब तक ट्रायल हो नहीं जाए कि डायबिटीज वालों में शुगर बढ़ता है नहीं बढ़ता है। ये डिपेंड करता है ट्रायल के ऊपर। अगर कुछ रिसर्च होती है, कुछ आता है तो मैं जरूर आपको कन्वे करूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अनिल कुमार जी पूछ रहे हैं, रिगार्डिंग सरफेस ट्रांसमिशन, रिसेंट यूएस सीडीसी रिपोर्ट सेज वायरस डजंट स्प्रेड थ्रू सरफेस, प्लीज क्लैरिफाई दिस कंफ्यूजन। हाँ बिल्कुल। देखो, इसका साइज होता है 5 माइक्रोन। तो मैंने जैसे आपको याद हो बताया, एरोसॉल एयर में जैसे छींकते हैं या नाक से, मुंह से जो भी थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट बूंदें निकलती हैं कंजक्टिवा से, ये सब रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। और सरफेस डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में आ जाते, जैसे सपोज ये टेबल है, टेबल में अगर 5 माइक्रोन वायरस है, कहीं से कांटेक्ट में आके, कहीं मेड सफाई की जो वो इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में आके टेबल में हो गया और टेबल में आपने हाथ लगा दिया, तो उसके टच से हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि बार बार हाथ धोना चाहिए, हैंड हाइजीन। ये प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे आप इससे बचा जा सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे एक दो उन्होंने बच्चों का डॉक्टर समझ के सवाल किया है, शायद मुझे लगता है दूसरे गार्जियन को भी काम है, इसलिए पूछ लेता हूँ। चंद्रपुर महाराष्ट्र से हमारे संजीत रावत पूछते हैं कि आज की परिचर्चा के लिए मेरा सवाल है कि बच्चे अंगूठा क्यों चूसते रहते हैं और इसको कैसे छुड़ाएं? क्या इसके कुछ फायदे हैं या नुकसान है, या ये सामान्य प्रक्रिया है? चलिए, अब हमें कोविड के अलावा पीडियाट्रिक्स के भी आंसर करने पड़ेगे। ये आपका प्रेम देख के लोग कह रहे हैं, आपकी सहज भाषा, क्योंकि आप दो बच्चों के पिता हैं। यस सर, यस। थंब सकिंग इज ए हैबिट डिसऑर्डर। हैबिट डिसऑर्डर है, इसको छुड़ाना चाहिए। और बच्चों को, जैसे कुछ लोग, मैं जो भाषा में बताऊं, कहीं कुछ मिर्ची लगा देते हैं, कुछ नमक लगा देते हैं, इससे बच्चे वो नहीं चूसते हैं। तो थंब सकिंग इज ए हैबिट डिसऑर्डर, इट इज नॉट ए कोई बीमारी नहीं है, और धीरे धीरे छूट जाती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज आपने बहुत बड़ी संख्या में उत्तर दिए। अभी तक मेरे साथ 314 लोग जुड़ चुके,
नहीं, 364 लोग अभी तक हमसे सवाल पूछ चुके हैं। 364 सवाल आए थे, कुछ उसमें आपके सब्जेक्ट थे, कुछ जनरल थे, उनको हमने कैटेगराइज करके जोड़ा है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास का भाव भी यही रहता है कि आप जैसे विद्वान डॉक्टर जो सरल, सहज, मधुर भाषा में गरीबों की सेवा करते हुए उत्तर देते हैं, एक टेलीफोन कॉल के माध्यम से उत्तर मिल जाते हैं, उनके लिए बड़े गर्व की बात होती है। डॉक्टर साहब, आप पहले भी चर्चा में आए, आपकी चर्चा हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है। तब आपने बच्चों में कैंसर, HIV, ब्लड कैंसर, इनके बारे में बताया था। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, यह सब पूरी 15 स्वास्थ्य पर चर्चाएं न्यास के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। कोई भी दर्शक उनको सब्सक्राइब करके सीधे जाके सुन सकता है। हम बार बार अपनी वेबसाइट पे उसका प्रसारित करते हैं। हर हफ्ते एक नया विषय लेते हैं। कई हमारे स्वास्थ्य समूह के परिचर्चा ग्रुप हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कृपया आपके मन के विषय के डॉक्टर को हम बुलाना चाहते हैं। अभी तक जो हमारी 16वीं चर्चा है, हम लोगों से उम्मीद करते हैं, उनसे सुझाव आते हैं, उसके हिसाब से हम नए डॉक्टर का चुनाव करते हैं। शुक्रवार या शनिवार डॉक्टर साहब लोगों का समय भी खाली रहता, हमारे लोगों का भी समय खाली है। अभी अभी लगभग देश भर में 31 मई तक सब राज्यों ने लॉकडाउन लगाया है, तो बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से क्षेत्र तो है ही, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इनसे बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े और लगभग 2362 मोबाइल अभी तक हमारे साथ लोग जुड़े हैं। इनकी गिनती माइक्रोसॉफ्ट टीम में बाद में आएगी। मैं अपने सभी दर्शकों को न्यास की सचिव श्रीमती आशा रावत की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पूरे न्यास से जो लोग भी इस सद्भावना से जुड़ते हैं, मेरे विदेशों से US से चंद्रकांत पाटिल है, नितिन अग्निहोत्री है, महेश पोद्दार हैं, ये सब लोग हमारे US, दुबई, संजय शर्मा जी जुड़े हुए दिख रहे हैं मुझे, ईटानगर, अरुणाचल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के तो सब जिलों से लोग जुड़े हैं। ऐसी बड़ी संख्या में दर्शकों का आना, हमारी विश्वसनीयता होना। मैं चाहता हूं कि आप हमें सुझाव दीजिए, हम आपके मन के अनुरूप नए विषय को जोड़ पाएंगे और निश्चित रूप से यह स्वास्थ्य पर चर्चाएं आपके जीवन में उपयोगी होंगी। केवल अनुरोध यह है कि प्रश्न को ठीक से और समय पे देंगे, तो उससे हम जो है ज्यादा लोगों की बात को ढंग से कर पाते हैं। अभी आपने देखा होगा पूरी चर्चा के बीच में मुझे अपने मोबाइल सेट पे प्रश्नों को खंगालना पड़ता है। अनेक लोगों के उत्तर, प्रश्न आते भी हैं, उत्तर भी आते हैं, कुछ के छूटते भी होंगे या उनका नाम जरूर नहीं आया, लेकिन सबके साथ मिलकर वो जुड़ जाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को कि वो हमारे निमंत्रण स्वीकार करके जुड़े। उनका वक्त बड़ा कीमती है, परिवार के साथ शाम को शायद बैठते दिन भर ड्यूटी में रहे और उनको बहुत सारी जवाबदारियां हैं। डायरेक्टर महोदय हो गए हैं। बुंदेलखंड की जनता की तरफ से आपका हृदय से स्वागत है। थैंक यू सर। और सभी संपादक, अखबार के मालिक, टीवी, लोकल चैनल, यूट्यूब चैनल में नीरज सोनी, मनोज सोनी, हमारे नूतन सोनी, अनूप तिवारी, राजेश अग्निहोत्री, विनय चौरे, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपके पूरे भाषण को कल के वो अखबार में यानी परसों सवेरे हमें पढ़ने मिलेगा, उसमें प्रकाशित करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं हृदय से सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे? डॉक्टर मिश्रा जी ट्रस्ट के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आप दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े डॉक्टर, मैं तो एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर राकेश मिश्रा, डॉक्टर वेद चतुर्वेदी और ना जाने कितने सारे बड़े बड़े डॉक्टर चैनल के माध्यम से आते हैं और पूरे बुंदेलखंड से कांटेक्ट, विदेशों से, देश विदेश से कांटेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो भी पूछते हो उत्तर मिल जाता है। तो मिश्रा जी एक बहुत बड़ी हस्ती है जो बहुत बड़ा काम करते हैं अपने क्षेत्र के लिए। हम सभी उनके ऋणी हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप सबका प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। आज की परिचर्चा को मैं ही समाप्त करता हूं। बहुत सही समय पे आप आकर के और जल्दी चर्चा में लिए, बड़ी संख्या में अटेंडी आए हैं। थोड़ी देर में मैं पूरी स्कोर शीट है सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। निश्चित रूप से यह चर्चाएं आपके लिए उपयोगी हो। आप भी अपने सुझाव हमें दें ताकि हम अच्छे वक्त को ढूंढ सकें। मेरे पास कई लोग हैं वैसे ध्यान में, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता की परिचर्चा है, जनता के लिए परिचर्चा है, इसलिए जनता से ही सुझाव आएंगे तो उन सुझाव को हम लागू करेंगे। पूरे दर्शकों का मैं मनपूर्वक हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर गरीबों की सेवा में लगे रहें। जो भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाता है खुशी खुशी ठीक होके आता है।
प्रभु इन पर ऐसे ही कृपा रखे, इनके परिवार पर कृपा रखे। इनकी माताजी स्वस्थ हो गई और भी प्रसन्नता की बात है। उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।